क्योंकि सरकार जिस प्रकार से सत्ताधारी दल सरकार में है, उसको तो चुनाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो सब कुछ छोड़ के अपना चुनाव में लगे हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो लगातार चुनावी क्षेत्रों में घूम रहे हैं और उनके पास कोई समीक्षा करने के लिए, कोई स्टेटमेंट देने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि इस चीज का टाइम है कि देश में क्या चल रहा है और दुनिया में जो संकट चल रहा है, हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। तो सरकार की जिस प्रकार से ये बेरुखी जनता के लिए है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी के मन में आखिरकार क्या चल रहा है, ये हर कोई जानने को बेताब है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल है, दिल्ली की मीडिया ये चर्चा करने लगी है कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं चुनाव से पहले। और असम में जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा पर अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी, वो क्या दिखा रहा है, करेंगे बात। केपी मलिक जी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, एक तरफ तो हम देख रहे हैं दुनिया युद्ध में जो है पूरी तरीके से समर्पित नजर आ रही है। सबसे बड़ा राष्ट्र जो है अमेरिका, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के केंद्र में खड़ा है। और जिस तरह से अनियमितता का दौर चल रहा है, कब क्या हो जाए मिडिल ईस्ट में कहा नहीं जा सकता, और दुनिया प्रभावित है इससे। दूसरी तरफ हम भारत में देख रहे हैं एक अलग तरह का युद्ध चल रहा है, सियासी तौर पर युद्ध चल रहा है बंगाल के अंदर, कि कब क्या हो जाए पता ही नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी फैसले दिए जा रहा है, सरकार भी अपने तरीके से काम कर रही है वहां जो राज्य की है, और इसके अलावा चुनाव आयोग भी अपने तरीके से काम कर रहा है। एक मैनेजेबल तरीके से चुनाव हो जाए, इस प्रक्रिया में हम बढ़ते हुए आगे क्यों नजर नहीं आ पा रहे हैं। इतनी अनिश्चितता राज्य के अंदर क्यों है, जरा उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, बताएं हमारे दर्शकों को, और थोड़ा विश्लेषण करें इस बात पर। देखिए हिमांशु जी, आपने जैसा कहा कि खाड़ी में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनकी सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि स्थिति बहुत गंभीर है और ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें कि दोबारा से अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है, हालांकि पिछली बार से लगातार ट्रंप अल्टीमेटम देते रहे और ईरान की सेहत पे इसका कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो 2 अत्याधुनिक विमान ईरान ने गिराए थे, उसके पायलट को निकालने में अमेरिका कामयाब रहा है और जो पहाड़ियों में उनके पायलट थे, उनको लेके जाने में मुठभेड़ हुई। हालांकि मुकाबला बहुत अच्छा रहा और उसके बावजूद पायलट को निकाल लेना अमेरिका के लिए थोड़ी राहत की बात है। और उसके बाद ट्रंप ने जिस प्रकार से 48 घंटे का एक अल्टीमेटम ईरान को दिया और कहा है कि अगर आप रास्ता नहीं खोलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट का, तो हम आपके कई ठिकानों पर फिर हमले करेंगे। तो ये तो बंदर भभकी वो लगातार दे रहे हैं, इससे ईरान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर हम इसको भारत के नजरिए से हिमांशु जी देखें, तो भारत का नुकसान अभी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उसकी आहट सुनाई देने लगी है, दिखाई देने लगी है। जिस प्रकार से क्राइसिस गैस हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, उनके धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और ये चुनाव की वजह से सरकार कहीं ना कहीं कंट्रोल किए बैठी है। 5 राज्यों में चुनाव है और जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे या लास्ट वोटिंग होगी, आप देखना भारत में तेल और पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन मैं उससे भी आगे की बात अगर करता हूं, देखिए अभी बहुत यहाँ पे बारिश हो रही है उत्तर भारत में, कई सारी फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं, चाहे वो मुख्यतः गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो, तिलहन की फसल हो। इन फसलों से, ये मुख्य फसल है हमारे खाने की, और ये काफी हद तक बर्बाद हो गई हैं। तो आने वाले समय में हमें खाद्यान्न की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ही हम उर्वरक और खाद इंपोर्ट करते हैं, वहां से खाद आता है। युद्ध लगातार चल रहा है, अभी बंद होने की कोई स्थिति दिखाई दे नहीं रही है। तो ऐसे में क्या हम जो मुख्यतः यूरिया मंगाते हैं और दूसरी खाद हमारी आती है, फर्टिलाइजर आते हैं, जो अगली फसल की बुआई होने वाली है उसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए,
तो अगर फसलों की बुआई नहीं होगी और हमें खाद नहीं मिलेगा, तो देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्या उसके लिए सरकार की कोई तैयारी है या सरकार उसको लेके कोई योजना बना रही है? क्योंकि सरकार जिस प्रकार से सत्ताधारी दल सरकार में है, उसको तो चुनाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो सब कुछ छोड़ के अपना चुनाव में लगे हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो लगातार चुनावी क्षेत्रों में घूम रहे हैं और उनके पास कोई समीक्षा करने के लिए, कोई स्टेटमेंट देने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि इस चीज का टाइम है कि देश में क्या चल रहा है और दुनिया में जो संकट चल रहा है, हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। तो सरकार की जिस प्रकार से ये बेरुखी जनता के लिए है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मुझे लगता है। इसके बाद हिमांशु जी, अगर आप बात करते हैं जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों में सबका ध्यान जो 2 बड़े प्रदेश हैं उत्तर भारत के और नॉर्थ ईस्ट के, या आसाम और वेस्ट बंगाल पे विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो और चाहे वो पुडुचेरी हो, वहां पे उसको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। लेकिन उसका मेन फोकस वेस्ट बंगाल और आसाम पे है। आसाम पे वो किसी भी कीमत पे अपनी सरकार को रिपीट करना चाहती है और वेस्ट बंगाल में वो ममता बनर्जी से सत्ता को हासिल करना चाहती है, छीनना चाहती है और उसमें चुनाव आयोग ने सारी सीमाएं लांघ दी है। चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। चुनाव आयोग का आप देखेंगे कि सर की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। एसआईआर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चंद रोज रह गए हैं चुनाव के और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश जो है, उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में कहा है कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है, वो लगता है कि देश में एक व्यवस्था उस प्रकार की बन गई है कि प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। जिस प्रकार से देश में अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं और वो एक कंट्रोल और वो एक चेक लगाने के लिए है कि सब काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना हमारा काम है। लेकिन वो सरकार की जिस प्रकार से कठपुतली बनी हुई है, एक हिसाब से उन्होंने उस पर सवाल उठा दिए चुनाव आयोग पे। तो किसी भी चीफ जस्टिस का, सॉरी, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ जो वो मुख्य न्यायाधीश के रास्ते में हो या आगे बढ़ रही हो, इतनी सीनियर जस्टिस हो, इस तरह का सवाल उठाना बड़े मायने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी कहीं न कहीं इस तरह की चीजें हैं, इसीलिए वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। जो महिला जज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी की है, उन्होंने एक ध्यान आकर्षित किया है लोगों का कि चुनाव आयोग में कुछ न कुछ तो है और उनको भी देखना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं देश में चल रही है। दूसरा, हिमांशु जी, आपने जो बात की थी वेस्ट बंगाल को लेके, दिल्ली में कल से ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे चुनाव आयोग हो और चाहे सरकार हो, अगर और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर ये प्रक्रिया एसआईआर की चलती रहती है और कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो डेट आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट उसमें ये भी निर्णय ले सकती है कि भाई ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वेस्ट बंगाल में चुनाव कराना वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है, कानूनन तरीके से ठीक नहीं है। तो लिहाजा पहले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद चुनाव हो। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि इन परिस्थितियों में सीधा ये हो जाएगा कि कुछ दिन के लिए वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और गवर्नर के हवाले जो है वेस्ट बंगाल को किया जाए। क्या इस तरह की रणनीति भी सत्ताधारी दल और बाकी लोगों की कोशिश है क्या? क्योंकि चुनाव आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए इस तरह की भी चर्चाएं कल उत्तर प्रदेश, यहाँ सॉरी दिल्ली में थी, लुटियन जोन में भी थी और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब क्या होगा, कब होगा, ये तो समय ही बताएगा। जी। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राहुल गांधी खास तौर पर हिमंता बिश्वा शर्मा को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो
करप्ट हैं या फिर हमारी सरकार आएगी तो ये बचेंगे नहीं, और जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग वो कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रामक वो नजर आ रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है? मतलब सीएम को टारगेट करना एक अलग बात होती है, उनके कामकाज पर सवाल उठाना एक अलग बात होती है, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा से जो खास लगाव राहुल गांधी को है और जिस तरह से वो हमले बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही प्रोडक्ट हैं और कांग्रेस पार्टी से ही आए हैं। और राहुल गांधी से कोई रिश्ते उनके नए नहीं है। राहुल गांधी उनकी कार्यशैली से बखूबी वाकिफ हैं और हेमंत बिश्वा शर्मा जो है वो राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से बखूबी वाकिफ हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते रहते हैं। और देखिए, ये सियासत है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा हो। हेमंत बिश्वा शर्मा कल को भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि वो तो कांग्रेस छोड़ के ही आज भारतीय जनता पार्टी में आके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या उन परिस्थितियों में भी राहुल गांधी उनको जेल भेजने का काम करेंगे? क्या ऐसा एक उदाहरण पेश करेंगे जो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया था कि अपने ही सांसद को जेल भिजवा दिया था? तो क्या इस तरह की हिम्मत राहुल गांधी में है, या खाली चुनावी जो नूरा कुश्ती है या जो चुनावी भाषणबाजी है वही करके रह जाएंगे? क्योंकि देखिए, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ चुके हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जुमलेबाजी करती है, हर जगह जाके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं तो यहीं का हूं, मैं तो यहीं पैदा लिया था पिछले जन्म में और हो सकता है अगले जन्म में फिर ले लूंगा, मैं तो बंगाली हूं। तो इस तरह की जुमलेबाजी जो चल रही है जनता को मूर्ख बनाने की, अब राहुल गांधी भी समझ गए हैं कि इस तरह की जुमलेबाजी कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर सचमुच में राहुल गांधी बहुत ही सीरियस है तो क्या वास्तव में वो जेल भेजने का काम करेंगे? जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे आप कर्नाटक लीजिए, चाहे हिमाचल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं पर करप्शन के आरोप थे, क्या उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है क्या? खाली ये कह देना कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार जब बनेगी तब देखेंगे। मोदी जी ने 2014 से पहले कितने ढिंडोरे पीटे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी, आधी कांग्रेस जेल में होगी। बताइए कौन कौन कांग्रेस के लोग जेल में गए, किस किस को जेल में डाला? ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ने किन किन लोगों को जेल में चक्की पिसवाई? बताइए आप, कितने केस जो है आज चल रहे हैं और कितने केस में सजा हुई है? तो ये सब चुनावी नूरा कुश्ती है और चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, इस तरह की भाषणबाजी की जाती है, इस तरह से चीजों को किया जाता है ताकि जनता को भरमाने का काम किया जा सके। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी हो, चाहे कोई दूसरा मुख्य पक्षी दल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो समझ चुके हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सामने विकास की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदाज में ही जुमलेबाजी करनी पड़ेगी, मंदिर मस्जिद की बात करनी पड़ेगी और इन्हीं के पैटर्न पे इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तब हमें कुछ सफलता मिल सकती है। उसी के जवाब में आप देखेंगे, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में मंदिर बनाने की घोषणा कर दी है, और चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां पे ममता बनर्जी मंदिर बनाने की बात कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कबीर साहब के कंधे पे रख के मस्जिद बनाने की बात करे, एक नई बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो बाबरी मस्जिद ने अपना कमाल दिखा दिया। वहां तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई प्रदेश में और केंद्र में। तो नई सत्ता में पार्टी आए, उसके लिए बाबरी मस्जिद का निर्माण होना चाहिए वेस्ट बंगाल में, तो वो रणनीति तो चल रही है। लेकिन कोर कसर तो ममता बनर्जी भी नहीं छोड़ रही है। वो जितना वोट हिंदू उनके पास है, उसको बांधे रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भी मंदिर की घोषणा कर दी है कि एक भव्य मंदिर हम बनाएंगे, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी ये उसके लिए पैसा देगी, ये करेगी। तो ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए, भरमाने के लिए इस तरह के जो है जुमले दिए जाते हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है हिमांशु जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप एक आकलन करें पिछले एक दशक में हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ चली गई, हमारे शिक्षा संस्थान कहाँ चले गए, हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है।
जो हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनका मानसिक स्तर कहाँ है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, निजी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का उदाहरण आपके सामने है। तो बच्चे कर क्या रहे हैं? तो हम शिक्षा को किधर ले जा रहे हैं वास्तव में, जो मुद्दे हमें करने चाहिए। तो हम वास्तविक मुद्दों से भटक के खाली जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। जी। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूं, भागवत जी पूरी जो तस्वीर है उससे गायब नजर आ रहे हैं। भागवत जी कहाँ चले गए हैं? मतलब अचानक भागवत जी वो जो ज्ञान दिया करते थे कि हम दुनिया में ये वो सब कहाँ है? मतलब भागवत जी अचानक से पिक्चर से गायब क्यों? देखिए, अगर आप हिमांशु जी देखते हैं, आरएसएस और संघ की आप बात करते हैं, आरएसएस बैकफुट पे इसलिए है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल लेवल पे घिरी हुई है, चाहे वो स्टीम फाइल हो, चाहे वो अभी जो खाड़ी युद्ध चल रहा है उसके मामले में हो, जिस प्रकार से हमारे रिश्ते रूस के साथ बहुत अच्छे थे और हमारी नई विदेश नीति आई, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, उसमें हमें सफलता नहीं मिली, उस मोर्चे पे हम पिट गए। इसके बाद हम देश के अंदर भी जिस प्रकार का माहौल बन गया, जो आरएसएस कहती थी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ? पिछले 10 साल में मुसलमानों का क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी और संघ ने किया है, उसका आकलन लोग कर रहे हैं। उल्टा ये कह रहे हैं कि फायदा तो मुसलमानों का हुआ है इसमें, इस रिजीम में 10 साल में, नुकसान तो हिंदुओं का हुआ है। 5 किलो राशन आप फ्री दे रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं बता रहे हैं आपने। कोरोना के दौरान शुरू किया था एक इमरजेंसी में, वो लगातार चल रहा है। अगर ऑन एवरेज 6 लोग भी एक मुस्लिम परिवार में रहते हैं, तो 30 किलो राशन उसके घर में हर महीने आ रहा है, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता क्या है? उसके पास हेल्थ कार्ड है, उसके बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं, तो उसको तो आराम से कोई दिक्कत है नहीं। और आप तो डरा रहे थे हिंदुओं को कि मुस्लिम से खतरा है, देश में मुसलमान खतरनाक है, इनको पाकिस्तान भेजना है, तो कितने मुसलमानों को आपने पाकिस्तान भेजा? तो इस तरह से जुमलेबाजी करके और इस तरह से लोगों को डरा के आपने चुनावी हथकंडे अपनाए हैं। अब ये धीरे-धीरे लोग समझ रहे हैं, और चाहे संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसीलिए बैकफुट पे है। मोहन भागवत जी जो विश्व गुरु की और उन्नत शिक्षा की जो बात करते थे, सारे मोर्चों में पिट गए हैं वो। अब उनके पास कहने को, करने को कुछ बचा नहीं है। तो मुझे लग रहा है इसलिए वो पर्दे के पीछे छुप गए हैं और सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है हिमांशु जी, अगर आप बारीकी से जांच करेंगे, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है, जो हमारे शिक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार का, करप्शन का लेवल कहाँ पहुंच गया है, ये सारी चीजें विश्लेषण करने की है। इन पे विश्लेषण होना चाहिए, इस सब्जेक्ट पे तथ्यों की जांच होनी चाहिए, तो आपके सामने सारी चीजें, सारी सच्चाई आ जाएगी। जी। एक छोटी सी चीज है, आखिरी में खत्म करूंगा इस चर्चा को कह के कि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसमें एक महिला थी जिसने नकली गन लेकर एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की। अब उसने चोरी कर ली तो उसको लगा कि हम निकल जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो महिला थी वो बुर्का पहन के जानबूझ कर आई थी, वो हिंदू महिला थी। उसकी उम्र जो है 25-26 साल। तो सोचिए 25-26 साल की उस महिला के अंदर, मतलब युवा दिमाग ही है, उसके अंदर ये दिमाग आ गया कि हम बुर्का पहन के जाएंगे और चोरी कर लेंगे तो हम बच जाएंगे एक तरह से। और जिस तरह से कम्युनल माहौल राजनीति ने बना दिया है, उस बीच जो है उसको वो सेफ लगा, लेकिन उसको कोई अच्छा काम कर लेना सेफ नहीं लगा। तो हमारे देश की युवा पीढ़ी, या फिर मैं खुद भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करता हूं, हमारे दिमाग में क्या डालने की कोशिश की जा रही है, भरने की क्या कोशिश की जा रही है, ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। हालांकि चोर की कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मामला अपने आप में दिखाता है कि नई पीढ़ी है वो किस तरफ जाना चाहती है, झुकाव उसकी किस तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।